का नाम है एक्चुअली फिजिक्स में जो यूनिट है उसका नाम है काइनेमेटिक्स। फिजिक्स में आपके 11th क्लास में क्या क्या है? तो बेटा 11th क्लास में सबसे पहले है काइनेमेटिक्स नहीं बोलेंगे, मैकेनिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स। सबसे पहले आपका मैकेनिक्स। इस मैकेनिक्स के दो पार्ट है, एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा है काइनेटिक्स या डायनामिक्स या काइनेटिक्स कहते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। काइनेमेटिक्स में वी स्टडी ओनली अबाउट मोशन एंड काइनेटिक्स में वी स्टडी अबाउट कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये मैकेनिक्स आपके क्लास 11th का 50% पोर्शन। इसके बाद ग्रेविटेशन आता है। ग्रेविटेशन को आप मैकेनिक्स के अंदर भी मान सकते हो, अलग से भी कंसिडर कर सकते हो, ऐसा चैप्टर है ग्रेविटेशन। उसके बाद आएगा आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। फिजिक्स में हम इसका हीट का जो इफेक्ट फिजिकल चीजों पे होता है, जो टेम्परेचर वगैरह पे होता है, उसके बारे में ज्यादा ध्यान रखेंगे। केमिस्ट्री में भी ये सब पढ़ेंगे, पर केमिस्ट्री में कुछ चीजें एक्स्ट्रा है। केमिकल रिएक्शंस में भी हीट का हम लोग क्या एप्लीकेशन वगैरह ये देखेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा डिटेल है इन कंपैरिजन टू फिजिक्स, बट फिजिक्स वाला बेसिक है। तो ग्रेविटेशन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हम सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लिक्विड और गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी विल हैव एसएचएम एंड वेव्स। ये आपकी 11th क्लास की यूनिट्स हैं, एसएचएम एंड वेव्स, बेसिकली ऑसिलेशन एंड वेव्स। ठीक है, मैकेनिक्स में काइनेमैटिक्स जो चैप्टर है, जो यूनिट है, इस काइनेमैटिक्स में हमें क्या क्या देखना है? काइनेमैटिक्स में यू हैव टू लर्न अबाउट, सबसे पहले तो मोशन इन वन डायमेंशन। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं मैं वैसे बताऊंगा। आपकी स्कूल में हो सकता है ये ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट। ठीक है, सबसे पहले तो है मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, स्कूल में नहीं, एनसीईआरटी में तो डेफिनेटली डिवीजन अलग होगा। मैं अपना ऑर्डर बता दे रहा हूं। मोशन इन वन डायमेंशन, इसके मैं दो टुकड़े करूंगा, एक तो यूनिफॉर्म मोशन का और दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। इसके बाद हम आएंगे मोशन इन टू डायमेंशन पर, और लास्ट में हम देखेंगे रिलेटिव मोशन। इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को डील करेंगे, काइनेमेटिक्स को। ठीक है, रिलेटिव मोशन के बाद एक और टॉपिक आता है इसमें, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की काइनेटिक्स का या काइनेमेटिक्स जो है वो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। काइनेटिक्स में वी विल स्टडी अबाउट फोर्सेस। तो हमने, जब हम फोर्स पढ़ेंगे तो हमें सर्कुलर मोशन दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फोर्स पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम लोग काइनेटिक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जहां एक से ज्यादा पार्टिकल हो, वो भी हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे। ओके बेटा, किसी को शक? ये सिलेबस नो हम लोग कैसे कवर करने वाले हैं? नहीं, सर, मतलब आज तो 9th का सिलेबस का पूरा अच्छा से रिवाइज। आज नहीं, आज से। ओके। मोशन इन वन डायमेंशन का जो फर्स्ट पार्ट है ना, जिसमें हम लोग अप टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, ये तो सब क्लास 9th वाला ही पोर्शन है, पर उसी में हम लोग और डिटेल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग और कॉन्सेप्ट के अंदर भी जाएंगे और डिटेल्स में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, यस सर। ओके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का चैप्टर का नाम क्या है?
मोशन इन वन डायमेंशन। सर डिफरेंशिएशन के बाद कितना पेज छोड़ा है इसको लिखने के लिए? बेटा वहां तो अलग जाएगा, मैंने बोला था उसको आगे पीछे कर लेना। यस या फिर सर आधा तो कॉपी कर देना। बोला था ना उसको आगे पीछे कर लेना। देखो एक काम कर सकते हो, अगर पेज छोड़ रहे हो तो आप वहां पे करीब 15 पेज छोड़ दीजिए। ओके ठीक है, सर मैं तो कंटिन्यूस लिख रहा हूँ। कंटिन्यूस क्यों लिख रहे हो यार? मतलब मैंने आपको बोला था यार कॉपी को उल्टा करके उल्टी साइड से लिखना शुरू कर देना, दो अलग अलग चीजें चल रही हैं तो बताया था ना। आप रिवीजन कैसे करोगे? चलो, मोशन इन वन डायमेंशन क्या है इसमें? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि आखिरकार मोशन क्या होता है। कोई मुझे बताएगा मोशन क्या होता है? डेफिनेशन। Sir, change of position of an object with respect to time. If position of an object changes with passing time, we say object is undergoing motion। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन में बेटा दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो इंपॉर्टेंट है आपका पोजीशन, ठीक है, और दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है? टाइम। ठीक है, अगर टाइम के चेंज होने पे पोजीशन चेंज हो तब तो क्या कहेंगे? मोशन। लेकिन मान लेते हैं, ये टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है बोल रहा हूं, मान लेते हैं कोई ऐसी सिचुएशन आप देखते हो जिसमें टाइम चेंज हुए बिना पोजीशन चेंज हो जाए, तो उसको पोजीशन, उसको मोशन कहेंगे क्या? नो सर। वो क्या हो जाएगा? वो तो टेलीपोर्टेशन हो जाएगा ना, जादू हो जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. तो ये तो होता नहीं है, तो इसको हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो बिना टाइम चेंज हुए पोजीशन चेंज होती नहीं है। पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है, देन वी से दैट ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग मोशन, ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग मोशन। ठीक है बेटा, है Yes, ना? sir. ओके, Sir, recording. रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा। अब बात हो जाती है पोजीशन की, कि आखिरकार पोजीशन क्या चीज है ना? पोजीशन क्या चीज? तो ध्यान दीजिएगा, इट इज, इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखने जाऊं तो ये लिखूंगा कि इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन वेयर इज एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पोजीशन कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बस यहाँ लाइन लिख के छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि इसके बारे में असली बात हम कब करेंगे? जब रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी बस लिख के छोड़ दे रहा हूं। क्या है वो? कि पोजीशन of a body depends on both object and observer। एक बॉडी की पोजीशन कहां है
ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों पे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिए, किसी चीज की पोजीशन चेंज हुई, ये आपको कब पता चलेगा? जब उसे ऑब्जर्व करोगे तब ना। Yes, sir. Yes, sir. तो आप हो गए ऑब्जर्वर, जो भी इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन देख रहा है वो क्या क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। अब मतलब मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें दो लोग चाहिए। कौन कौन? एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जर्वर। और जब दोनों के बारे में मालूम होगा तभी हम बता सकते हैं कि हाँ भैया पोजीशन क्या है। ठीक है, वैसे मतलब सिंपल डेफिनेशन लिखनी तो आसान, बहुत सिंपल सी बात लिखनी होगी। क्या? इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन वेयर इज एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड। बट पोजीशन किस पे डिपेंड करती है? तो पोजीशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन बोथ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। जब तक दोनों के बारे में मालूम नहीं होगा तब तक आप पोजीशन के बारे में बात नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, किसी को आपत्ति? No, sir. सर अगर सिर्फ ऑब्जर्वर होगा तो सिर्फ ऑब्जर्वर के बारे में मालूम होगा तो किसके मोशन के बारे में बात कर रहे हैं? कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए ना। और अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में मालूम है तो किसने देखा? कोई तो देख के बताएगा तभी ना कुछ पता चलेगा। ओके ठीक है, दोनों के बारे में क्या मालूम होना चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, इस सब के बारे में मैं अच्छे से एक क्लास के मतलब आधा घंटा पौने घंटे का आपको लेक्चर सुना दूंगा, कहानी सुना दूंगा। ठीक है, पर अभी मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है, ओके। यस सर तो अब हम पढ़ेंगे कि भैया हाउ टू मेजर पोजीशन, हाउ टू मेजर पोजीशन। पोजीशन को आखिरकार मेजर कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? यस तो इसके लिए क्या उपाय है? देखिए, इसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले तो ऑब्जर्वर। बिना ऑब्जर्वर के पोजीशन मेजर होगी नहीं। दूसरा क्या चाहिए होगा? रेफरेंस फ्रेम। अब रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? कुछ नहीं होता, इट्स ये आपका एक्सिस सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिसके ओरिजिन पे कौन बैठा है? ओरिजिन पे बैठा है ऑब्जर्वर। Observer. अब देखो, ये एक्स एक्सिस ईस्ट भी रिप्रेजेंट करता है, वाई रिप्रेजेंट कर सकता है, वाई एक्सिस नॉर्थ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, चाहे तो वाई एक्सिस अप भी रिप्रेजेंट कर सकता है, चाहो तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को घुमा भी सकते हो, है ना। लेकिन मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, अप डाउन भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। पर उससे भी ज्यादा अच्छा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में सोचने के लिए क्या तरीका मालूम है? कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक रिप्रेजेंट कर। समझ में आई बात? Yes, sir. क्योंकि जब ऑब्जर्वर घूमेगा ना तो साथ में एक्सिस भी घूमेगी। ठीक है बेटा, Yes, sir. इसलिए तो जब अर्थ घूमता है तो हमें लगता है सन मूव कर रहा है। हम ऑब्जर्वर हैं, हम घूम रहे हैं अर्थ के साथ और हमें लग रहा है सन मूव कर रहा है। आया ना? Yes, sir. तो बेसिकली आपके लिए असली में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ये लेफ्ट राइट फ्रंट बैक अप डाउन है। ठीक है, Yes, sir. बट हम कई बार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जनरली हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब मान लेते हैं एक्स की तरफ ईस्ट है, वेस्ट की तरफ सॉरी वाई की तरफ नॉर्थ है। ठीक है, ऐसे हम लोग जनरली ट्रीट करते हैं। तो ये ऑब्जर्वर है और मान लेते हैं ये मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कैसे मेजर करूंगा? आई विल से दैट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय this vector that is pointing from object to observer। ये रहा मेरा r वेक्टर। ये r वेक्टर क्या है? तो सर ये r वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है बेटा। तो बेसिकली पोजीशन मेजर करने के लिए क्या चाहिए? रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम बनाने का मतलब ऑब्जर्वर का ऑलरेडी पता है कहां होगा ऑब्जर्वर, ओरिजिन पे होगा, है ना बेटा। Yes, sir. अब इस आर वेक्टर को
समझने के लिए हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, तो ये आपका x i कैप प्लस y j कैप हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से हम पोजीशन को मेजर करते हैं। Okay, sir. लेकिन हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ना है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब हो गया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है इट इज बाउंड टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना? Yes, sir. इसको हम सिंपल लैंग्वेज में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। अब स्ट्रेट लाइन में ऑब्जर्वर को कहीं पे बिठा दो, जहां भी आपने ऑब्जर्वर को बिठाया, अच्छा ऐसे नहीं बोलेंगे, सॉरी, ऑब्जेक्ट इसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, आपकी दुनिया एक स्ट्रेट लाइन में ही है, ठीक है? समझ में आई बात? Yes, sir. एक्चुअल हमारा दुनिया कैसे 3D है ना, लेकिन इस चैप्टर में हमारी दुनिया कैसी होगी? एक स्ट्रेट लाइन। या मतलब सिर्फ आगे और पीछे जा सकते हैं। हाँ, सिर्फ आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो इसमें ऐसा नहीं है कि जिस भी स्ट्रेट लाइन में, कहने का मतलब क्या है, जिस भी स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी को मैं एक्स एक्सिस मान लूंगा। कोई दिक्कत है किसी को? No, No, sir. sir. No, sir. अब इसी में कहीं पे ओरिजिन आ जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? y एक्सिस। बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो बाउंड है इसी लाइन पे मूव करने के लिए, मतलब वो यहां से यहां जा सकता Yes, sir. है ना? तो इसकी पोजीशन यहां पर हो जाएगी x1 i कैप और यहां पे हो जाएगी x2 i कैप, यहां पे हो जाएगा, हो सकता है x3 i कैप हो जाए, राइट? इसी लाइन में जा सकता है ना ऑब्जेक्ट, आगे पीछे कहीं भी जाए लेकिन मूव करेगा इसी Yes. लाइन पे। तो इन सब जगहों पे पोजीशन क्या है? x1 x2 x3 सब i कैप। अब देखो, ये देखने के बाद हमने कहा यार इतना कौन लिखेगा, जब हर बार आई कैप ही लिखना है। यहाँ क्या था, कभी एक्स आई कैप वाई जे कैप लिखना था, लेकिन इसमें तो हर बार जब आई कैप ही लिखना था हम लोग लिखेंगे ही नहीं, है ना? हम सीधे लिखेंगे पोजीशन क्या है, ये पोजीशन को हम लोग सिंपली एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। समझ में आई बात? सर, हाँ, सर अगर -x की तरफ जा रहा है तो x3 माइनस आई का। नहीं x3 आई, वो x3 नेगेटिव है ना यार, किसने बोला x3? समझ में आई बात? x3 नेगेटिव है ना, x3 की वैल्यू -2 है। और बोलो, पोजीशन को हम लोग सिंपली x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? अब इसमें बस ध्यान क्या देने वाली बात होगी, इस तरफ जो है x क्या होगा? पॉजिटिव, और इस तरफ x क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो सिर्फ प्लस और माइनस बताने की जरूरत है, आई कैप बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है ना? ओके Yes, सर। sir. तो मतलब ये हो गया कि अब हम सिंपली एक मेजरमेंट से पोजीशन बता सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आर से नहीं बता सकते ना, अगर आर मेजर करोगे तो थीटा बताना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। यहाँ पे हमें मेजरमेंट लेने के लिए या तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे के, मतलब दो मेजरमेंट बतानी पड़ेगी कम से कम। लेकिन इस केस में हम लोग क्या है, सिर्फ एक मेजरमेंट से पोजीशन बता सकते हैं अगर हमें मालूम है कि मोशन एक स्ट्रेट लाइन में है। बस हम क्या करेंगे, जिस भी स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, ध्यान दीजिए, वापस से रिपीट करो, जिस भी स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है उसी स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस मान लें, ठीक है? Yes, sir. यस। कोई दिक्कत है? No, sir. नो सर। नो। एक्स एक्सिस क्या है? इट इज अज्यूम्ड along डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना? कहने का मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे भी मूव कर रहा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को एक्स एक्सिस मान लो, इधर की तरफ प्लस इधर की तरफ माइनस, ये रहा आपका ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर पे एक्स कितना हो जाएगा? हमेशा जीरो। ऑब्जर्वर कहाँ रहता है? हमेशा 0,0 पे रहता है ना बेटा? Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. तो सिर्फ प्लस माइनस से हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं मोशन को, समझ में आया?
मतलब पोजीशन को समझ में आया? Yes, sir. पोजीशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, बट हम लोग सिर्फ प्लस माइनस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पोजीशन अब स्केलर हो गया, पोजीशन अभी भी वेक्टर है, बस हम लोग Yes. आलस के मारे आई कैप लिख नहीं रहे, Okay. ठीक है? क्योंकि आलस सर हमारा, ऑलवेज सर एक्स के डायरेक्शन में ऑलवेज मेजर किया जाता है सर यार आपकी मोशन। इच्छा हो तो वाई ले लो, हर बार जे के पद लिखना। ओके सर। कहने का मतलब ये एक्स की डायरेक्शन में मेजर नहीं किया जाता, जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में एक्स एक्सिस ले लो। अगर आपको एक्स एक्सिस से कोई खास दुश्मनी तो उसी डायरेक्शन वाई एक्सिस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके सर। ठीक है? आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. ओके, तो अब कुछ डेफिनेशंस आएंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। डेफिनेशंस वो जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, पर हम उन डेफिनेशंस को दोबारा से अच्छे से पढ़ें। पहला है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समझते हो आप लोग क्या होता है? Yes, sir. यस सर। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? Sir, the शॉर्टेस्ट डिस्टेंस farthest कवर्ड। covered. किसी ने मुझे कहा शॉर्टेस्ट किसी ने मुझे कहा कि क्या हो रहा है ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो इसमें मल्टीपल गलतियां हैं। क्या है? अगर आप क्लास 9th में ये लिखते तो मेरे को गुस्सा आता, पर मैं नंबर दे देता। हाँ, इसका बदला मैं किसी और क्वेश्चन में जरूर निकालता, किसी और क्वेश्चन में नंबर काट देता, आधा नंबर एक्स्ट्रा, ठीक है? लेकिन अब क्योंकि आप पढ़े, अब आपको क्योंकि मैं पढ़ा लिखा कंसीडर करूंगा 11th क्लास में आने के बाद, आप ये आंसर दोगे तो मुझे दुख होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा, और मैं आपके इसी क्वेश्चन में नंबर काट लूंगा, और अगले में तो काटूंगा ही काटूंगा, ठीक है? तो क्या है इसमें डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जब आप बोल रहे हो, तो सबसे पहले तो कौन से 2 पॉइंट बताना जरूरी है? शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना सर। शॉर्टेस्ट पाथ तो और गलत होगी। देखो सबसे पहले तो 2 पॉइंट्स तो अपने आप ही यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? बिटवीन, क्या लिखना चाहिए? And final. इनिशियल And final. फाइनल पोजीशन। पोजीशन। चलो सबसे पहले तो ये है, चलो यहाँ पे मैंने माफ कर दिया आपको, ठीक है? जैसे आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला, आपने डिस्प्लेसमेंट को स्केलर कर डाला, और आपको पता है ना डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? Yes, sir. Vector. वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल स्टिल बी अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट की ट्रू डेफिनेशन क्या है? सही डेफिनेशन क्या है? इट इज द चेंज इन पोजीशन, दैट्स इट। और छोटी डेफिनेशन आप जबरदस्ती बड़ी लिख रहे बस हो, बस तो इस पे 5 मार्क्स मिल जाएगा। 5 नंबर का थोड़ा ना होगा। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन पोजीशन, दैट्स इट। और अगर 5 नंबर का आ जाए तो क्या लिखेंगे बताऊं? द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। 5 नंबर का आ ही नहीं सकता है, मैं खुद भी नहीं लिख सकता, लेकिन मेरे को बोल दिया जाए तो मैं लिख दूंगा, वो फिर लंबी कहानी होगी, उसमें बहुत कुछ बता दूंगा मैं 5 नंबर के लिए, बट उसमें फिर मैं ये लाइन जरूर डाल दूंगा, लेकिन उसमें ये लाइन नहीं डालूंगा। उसमें क्या लिखूंगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसके पास दो चीजें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना? तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखो DISP मतलब डिस्प्लेसमेंट, DIST मतलब डिस्टेंस, बार बार पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, it is not same as, it is equal to the length of shortest path between
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहां पर मीनिंग कुछ और निकल रहा है, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इससे ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं इसकी डेफिनेशन में। क्या है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन? चेंज इन पोजीशन। ये सिर्फ उसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। यस सर। तो एक बार समझते हैं, कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। वहां तो बाद में आएंगे, पहले अपन लोग जनरल मीनिंग समझ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का। सर हाँ सर आपका मैथमेटिक टूल्स यूट्यूब पे अवेलेबल है ना? आई गेस, पता नहीं मुझे, हो सकता है। सर 2018 का। हाँ वो सबका तो होगा। कॉपी हो गया? यस सर। यस सर। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, अगर हम मीनिंग समझने जाएंगे तो हम बोलेंगे कि देखो ये अपनी एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं। इसका मतलब ऑब्जर्वर कहाँ है? यहाँ पर है ना ऑब्जर्वर। यस सर। यस ऑब्जर्वर सर। कहाँ बैठा होता है? हमेशा ओरिजिन पे बैठा होता है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट इनिशियली पॉइंट ए पे था, यहाँ से किसी भी रास्ते से मूव करते हुए पॉइंट बी पे चला गया। स्ट्रेट लाइन में जा सकता है, घूमते घामते जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, ठीक है बेटा। यस तो सर। मैं कहूंगा यहाँ पर कि जब जब पार्टिकल ए पर था, जब ऑब्जेक्ट ए पर था, तो उसकी पोजीशन वेक्टर क्या थी? उसकी सर आर पोजीशन, वेक्टर। ये आर ए वेक्टर था, है ना। और जब बी पे चला गया तो उसका पोजीशन किससे मिलेगा? सर आर बी वेक्टर। आर बी वेक्टर से मिलेगा, है ना। कोई दिक्कत? नो सर। तो पार्टिकल यहां से यहां चला गया, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? आर ए, फाइनल पोजीशन क्या है? आर बी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा सर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा आर बी वेक्टर विच इज द फाइनल पोजीशन माइनस आर ए वेक्टर विच इज द इनिशियल पोजीशन। हाँ या ना? सर यस सर। यही है ना डेफिनेशन। यस सर। अब जरा Yes, हम लोग sir. यहाँ पे वेक्टर लॉ लगा लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर लॉ लगा के मुझे क्या दिख रहा है कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। आप जरा एक बार चेक कर लीजिएगा। क्या हो रहा है? कलर मत चेंज कीजिए, ऐसा होता है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, ठीक है बेटा। ये दिख रहा है? Yes, sir. ऐसे दिख रहा है। हम्म। तो कैसे दिख रहा है ये आपको? बिकॉज दिस, ये जैसे ही पेन पास में आ रहा गड़बड़ा जा रहा है, उसका बटन दब गया है। इसका पेन से कोई मतलब ही नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ। सर आप क्या लिखे थे? एस वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया सर? आ गया। ये पेन पास में लाने में गड़बड़ा जा रहा है। यस सर। नया पेज निकालिए तब शायद ठीक हो। वो डिलीट ही हो गया। चलो कोई नहीं, वापस बनाया था, ठीक है। यस। मैं ये कह रहा था कि ये आपका एक्स एक्सिस है,
ये आपका वाई एक्सिस है। ऑब्जेक्ट इनिशियली ए पे था, यहां से मूव करके बी पे चला गया। तो ऐसे में इनिशियल पोजीशन मैं इसकी रिप्रेजेंट कर सकता हूं विथ दिस वेक्टर आर ए वेक्टर, एंड फाइनल पोजीशन को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं यूजिंग दिस वेक्टर दैट इज आर बी वेक्टर। ठीक है। और ऐसे में मैं लिखूंगा कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू फाइनल पोजीशन आर बी वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन आर ए वेक्टर। और इसको मैं इस डायग्राम में इस एरो से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे? अगर आप यहाँ ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो ट्रायंगल लॉ से आप साफ साफ देख पाएंगे। क्या कह रहा है ट्रायंगल लॉ, बताइए तो। क्या कह रहा है ये आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर, हाँ या ना? यस सर। यस सर। कह रहा है ना। तो यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? यस सर, यही यस सर। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे समझिए। डिस्प्लेसमेंट सीधे सीधे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को पॉइंट करने वाला वेक्टर हो गया, है ना? है ना? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया? ये हो गया वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम, या पॉइंटिंग की जगह ज्वाइनिंग होना चाहिए, पर यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंटिंग लिख रहा हूँ। पॉइंटिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? हैविंग मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? इस लाइन की लेंथ है ना? हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू लेंथ ऑफ द, लेंथ ऑफ व्हाट? ये वाली लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। यस सर। स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, हाँ या ना? यस सर। तो यहां से इसके बाद आप बोल सकते हो हाँ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस के बराबर है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बराबर है। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। कॉपी कर लो। स्ट्रेट लाइन का ही बराबर है तो मतलब वो शॉर्टेस्ट पाथ की बराबर है ना? सर मतलब एस वेक्टर में एस का जितना लेंथ होगा उतना ही उसका मैग्नीट्यूड होगा ना? ये क्या होता है? मतलब एस का जितना वैल्यू होगा। एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो एस होता ही है ना, उसमें क्या है? आपने यहाँ से क्या कंक्लूड किया? वो तो बाय डेफिनेशन ही एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ कह रहा हूँ वो इक्वल कैसे है, इस डायग्राम से आ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है। सर एक और समझा देंगे सर इस वेक्टर को। तो इसमें कंफ्यूज हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ये क्लियर है? तो इसमें मैं कह क्या रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या? यार एक ऐसा वेक्टर है जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ पॉइंट कर रहा है और इसकी लेंथ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली लाइन के बराबर है। यस। ये चीज जो आप बचपन से रटे हुए हो मैं यहां से कंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है। ओके सर। डेफिनेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट की? चेंज इन पोजीशन। ठीक है। यस। मैंने सिर्फ प्रीवियस नॉलेज क्या यूज की कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, राइट? और कुछ यूज की क्या प्रीवियस नॉलेज? नो सर। नो सर। यही बात है। ठीक है। हो गया? सर हो गया। यस सर डन। यस सर डन। ठीक।
तो अब देखते हैं एक स्ट्रेट लाइन के मोशन में क्या होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर हमारा पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेट्स से ये 0 है, मान लेते पार्टिकल इनिशियली यहां पर था, ठीक है, पॉइंट ए पर, और मूव करके यहां चला गया पॉइंट बी पर, तो इनिशियल पोजीशन क्या होगी? इज इक्वल टू एक्स ए। देखिए ध्यान दीजिए, जब मैं इसको एक्स ए लिख रहा हूं, जब मैं इनिशियल पोजीशन को लिख रहा हूं एक्स ए, तो इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि ये असली में क्या है, एक्स ए आई कैप। समझ में आई बात? यस फाइनल पोजीशन क्या है? सर एक्स बी। एक्स बी है, मतलब यहाँ पे एक्स ए है, यहाँ पर एक्स बी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? इनिशियल से फाइनल पोजीशन का ये वाला डिस्टेंस है ना, मतलब ये वाला वेक्टर। यस सर। यस तो सर। सिंपली हम बोल सकते हैं कि यहाँ से कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सिंपली एक्स बी माइनस एक्स ए। इसमें भी आपको कोई आई कैप जे कैप लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है? ओके सर। ओके, आगे बढ़े फिर। यस सर सर। तो अब आते हैं डिस्टेंस ट्रेवल पर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है? ठीक है, तो इट इज बेसिकली, मान लेते हैं पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से मूव करना शुरू किया, पॉइंट बी तक गया। ए आपका घर है, बी आपका स्कूल है। उस जमाने के बारे में बात कर रहे हैं जब बच्चे स्कूल जाया करते थे, अच्छी अच्छी पढ़ाई करते थे, ठीक है? तो ए से बी आपको जाना है, अपने घर से स्कूल जाना है, तो आप कई रास्ते से जा सकते हैं। घर से स्कूल जाने के बहुत सारे रास्ते पता होते कि नहीं पता होते बच्चों यस को? सर। हाँ, यस हो, आप कभी शॉर्टकट से जाते थे, कभी मेन रोड से जाते थे, है ना? कभी अपने यस कभी अपने दोस्त से मिलने उसके घर जाते थे, उसको साथ में उठाते थे और फिर स्कूल जाते थे, घूमते घामते। यहाँ पे आइसक्रीम की दुकान थी तो आइसक्रीम खाते हुए, है ना? यस है ना? यस यस तो बहुत सारे मल्टीपल रास्ते आपके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में आपको पता है, ठीक है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है? इट इज द लेंथ ऑफ सर एक्चुअल लेंथ कवर्ड। एक्चुअल पाथ। जिस भी पाथ से आप मूव करके गए हो, ट्रेवल करके गए हो, उस पाथ की एक्चुअल लेंथ क्या कहलाएगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहलाएगी। क्योंकि मान लेते हैं आप घर से स्कूल स्कूटर से जाते थे या बाइक से जाते थे, तो आपका पेट्रोल कितना खर्चा हुआ तो इस पर डिपेंड करता है ना कि कहाँ से घूम के आ रहे हो। यस सर। यस वो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है ना, यस सर। उसी का नाम क्या दिया गया है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसको हम लोग, क्योंकि ये लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ होता है, इसलिए इसको हम लोग पाथ लेंथ भी कहते हैं सिंपली, है ना? यस सर। क्वेश्चन में पाथ लेंथ लिखा हो, क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिखा हो, या सिंपली डिस्टेंस लिखा हो, बात बराबर है, ठीक है? तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कब होगा? जब पार्टिकल एकदम एक स्ट्रेट लाइन में चला जाए ए से बी तक। यस दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के बीच में स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस किसके बराबर था? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर, है ना? यस सर। दिस इज द यस स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस and it is also equal to magnitude of displacement, not displacement but magnitude of displacement। समझ में आई बात? यस सर। यस सर ठीक है। अगर मैं इसी कहानी को लेके चलूं स्ट्रेट लाइन मोशन में, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करें, तो स्ट्रेट लाइन में
ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे डिफरेंट होगा देखते हैं। सर ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता। देखिए ये मान लेते हैं आपके पास वो स्ट्रेट लाइन है जिसमें मोशन सारा होने वाला है, ये आपका लेट से ओरिजिन है, यहाँ पे आपका पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है। अब मुझे बताओ ए से बी जाने के कितने रास्ते दिख रहे हैं आपको? एक ही दिख रहा है ना? तो मतलब इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा कि नहीं होगा? यस नहीं होगा, नहीं होगा, ध्यान दीजिए। हो सकता है आप ए हो, आपका दोस्त बी है, या आपका स्कूल बी है, पर हो सकता है आपका एक दोस्त है सी जो यहाँ रहता है और आपका मन किया नहीं आज तो सी के साथ जाएंगे, तो आप अपने घर से पहले सी के पास गए, फिर घूम कर डी के पास गए। समझ में आई बात? यस तो अब क्या पाथ लेंथ और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल है? नो सर। सर नो मोशन सर। मोशन तो अभी भी स्ट्रेट लाइन में हुआ है ना? यस सर। तो even in straight line motion distance traveled and path length need not to be equal। नोट करके लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? even for motion along a straight line distance traveled and displacement need not to be equal। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं है? यस सर, इम्पोर्टेंट। सर डिस्टेंस 0 हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है बेटा, इन सब पे आते हैं ना बेटा, अभी मैं इन सब ये सब चीजें नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यस सर, हो गया। हो गया? यस सर। चल, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक एग्जांपल देखते हैं बिल्कुल बेसिक। A runner is running along a straight line, so along a straight line, sorry, along a circle। Find the ratio of his distance traveled and displacement। Find the ratio of his distance traveled and displacement when he has covered half the circle। सर डिस्टेंस पाई पाई क्या?
सर पाई डिस्टेंस पाई आर हो जाएगा। सर पाई इज 1। पाई पाई बाई सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज समझिए, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा टेक्निकली आप इसकी स्क्रूटनी करने जाओ तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? बोलोगे सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इनका रेशियो कैसे निकालूं, है ना? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है। तो बात ये है, इन क्वेश्चंस में आपको एज्यूम करना है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इस तरीके के लैंग्वेज से, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? अब देखो, मुझे सबको मालूम है कि आप सारे के सारे ये क्वेश्चन ओरल कर सकते हो, है ना, पर फिर भी कुछ ऐसी चीजें जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, मैं तो बस आपको नोट कराना है कि हाँ ये आगे भी करते रहना, ठीक है। तो ये मान लेते हैं सर्कल है जिसपे आदमी दौड़ रहा है, यहां से दौड़ना शुरू किया आदमी ने और दौड़ते 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 यहां पहुंच गया, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दिक्कत है, डिस्टेंस मुझे पता है क्या? नहीं पता, क्योंकि मुझे सर्कल का रेडियस नहीं मालूम। डिस्प्लेसमेंट भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे को सर्कल का रेडियस नहीं पता। तो बहुत बेसिक चीज है कि अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसी क्वांटिटी का होना बहुत जरूरी है, आपको पहले से उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो उसको अज्यूम कर लो कुछ भी, बट मेक श्योर जब आप आंसर लिखो तो उसमें ये आर बचना नहीं चाहिए। जो आपने अज्यूम किया है, जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं वो अंत में बचना नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। यस तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा आधे सर्कल में? पाई आर। पाई आर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r आर से आर मर गया ना, यस तो क्या बचा? पाई बाय 2। ये आपका आंसर। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, पर इसमें भी कुछ सीखने को लिए है। क्या सीखने के लिए है? कि जो क्वांटिटी नहीं पता है उसको अज्यूम करो एंड यू विल सी कि अगर क्वेश्चन सही है और आपने सही से सॉल्व किया तो अंत में क्वांटिटी अपने आप कैंसिल हो जाएगी। उस क्वांटिटी की टर्म्स आपको आंसर नहीं बता, जो आपने अपने मन से अज्यूम किया उसके टर्म्स आंसर बताओगे तो सीधे आंसर मान लो, लेट्स से द रेशियो इज x, पानी का, तो है ना। यस चलो Yes, sir, copied. यस डन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पर फिर भी इसमें हमने थोड़ा टाइम दिया क्योंकि कुछ सीखना था, ठीक है। चलो अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है? तो सर सबसे पहले तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और जैसा कि हम लास्ट क्लास में भी बात कर रहे थे, हम वेलोसिटी में दो तरीके से वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। एक होगा एवरेज वेलोसिटी, है ना। यस एक्चुअली वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर रिप्रेजेंटिंग चेंज इन, सॉरी चेंज नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन, है ना। पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होना चाहिए, बट अगर मेंशन नहीं हो तो रेट ऑफ चेंज का मतलब ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी। दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वेलोसिटी, दो वेलोसिटी को डिफाइन करना है हमें। एक है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या मिलेंगे, क्या क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी को हम लोग लिखेंगे v वेक्टर, ये तो हो गया वेक्टर। एवरेज के लिए या तो नीचे एवीजी लिख लो या फिर इस तरीके के ब्रैकेट लगे, इसका मतलब क्या हो गया? एवरेज। समझ में आई बात? यस ये एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है।
हाँ। सर ये जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम है हम्म सर, वो टाइम इंटरवल थोड़ा बड़ा होगा। हम्म या फिर आप इसको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको चेंज इन पोजीशन वेक्टर बाय चेंज इन टाइम भी लिख सकते हो। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या, क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर क्या चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल है? सर आता है। तो आंसर है यस। कैसे? देखो भाई, ये आपके बैंक में अमाउंट है, ये आपका गेन है, ठीक है, ये आपका डेल्टा अमाउंट है और ये आपका डेल्टा गेन है। हर दिन के लिए हम लोग लिखेंगे। मान लेते हैं आपके बैंक में पहले दिन 1000 रुपीज थे, ठीक है, उसके अगले दिन 11,000 हो गए, उसके अगले दिन 14,000 हो गए, उसके अगले दिन 20,000 हो गए और उसके अगले दिन 30,000 हो गए। समझ में आई बात? ये आपके पास इनिशियली सिर्फ इतना ही पैसा था, तो आप बताइए आपने इस दिन तक टोटल पैसा कितना कमा लिया? यहाँ पे तो डिफाइंड ही नहीं है गेन, यहाँ पे कितना डिफाइन होगा? 1000 रुपीज का गेन है ना। यहाँ तक कितने का गेन हो चुका है? 4000 का। यहाँ पे कितना हो चुका है? 10,000 का। सर पहले में 10,000 हो। बेटा ये 11,000, अच्छा ये ओके, हाँ सर 10,000, हाँ यहाँ पर 19,000 का हो ना फिर, और यहाँ पे कितना हो गया? 29,000 का गेन हो चुका है, राइट? यस सर। अब मुझे बताइए चेंज इन अमाउंट, पिछले दिन से अभी तक का चेंज इन अमाउंट कितना है? यहाँ पे यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। चेंज इन अमाउंट कितना होगा इतनी देर में? 10K। यस सर 10K। इन दोनों दिन के कितना होगा? 3K। ठीक है। यहाँ पर 6K और यहाँ पर 10K। चेंज इन गेन यहाँ से यहाँ के बीच में कितना हुआ? सॉरी, यहाँ से यहाँ के बीच में चेंज इन गेन कितना हुआ? सर क्या 10K ही हुआ ना? जीरो से यहाँ पहुंच गए। यस यहाँ से हमें चेंज इन गेन कितना हुआ? -6K। So -6. बेटा यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये 4000 गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? ये तो 13,000 है ना। मैं एक्चुअली इसको 10,000 पढ़ लिया था, इसलिए मैंने दोनों आंसर गलत लिखे, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर चेंज इन गेन कितना हुआ? 3K। यहाँ पर चेंज इन गेन कितना हुआ? 6K। और यहाँ पर चेंज इन गेन कितना हुआ? 10K। क्या ये दोनों इक्वल है? यस सर। समझ में आई बात? बिल्कुल इसी तरीके से ये आपकी पोजीशन है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये डेल्टा आर है और ये डेल्टा एस है। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर समझ Yes, sir. है ना। तो ये जो चीज है, हमने क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप एक टाइम इंटरवल लेते हो, छोटा सा या बड़ा सा भी, तो उस टाइम इंटरवल में हम अगर देखें ध्यान से तो हमें पता चलेगा उस किसी भी टाइम इंटरवल के लिए चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, ठीक है। तो डेल्टा एस और डेल्टा आर हमेशा इक्वल होता है, ये अपनी जगह पर है। पर एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है ये सबको पता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन लिखना मुझे पसंद है, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को जब मैं पूरा पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को पढ़ने में आता है रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। कंफ्यूजिंग है कि नहीं? यस क्या चेंज हो रहा है थोड़ा मुश्किल है सर। ठीक है, तो इसलिए मैं सीधे से रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोलना पसंद करता हूँ, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है बेटा। कोई आपत्ति किसी को? नहीं सर। अब
स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या हो जाएगा? फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन एवरेज वेलोसिटी, अब मैं वेक्टर लिखूंगा नहीं उसका मतलब, ऑलरेडी इसका मतलब वेक्टर ही है बट मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, या फिर सिंपली डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अभी भी, अब इसका मतलब क्या है, एक्स मतलब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बचे कि नहीं बचे? अभी भी वेक्टर है, पर हम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पता है एक स्ट्रेट लाइन में प्लस माइनस से काम चल जाता है ना। यस सर। तो फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन ये कहानी है, ठीक है बेटा। सर पिछला स्लाइड एक बार दिखाइए। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो हम लोग पढ़ रहे थे सर, जो हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ रहे थे, वहां पे तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पढ़ रहे थे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की आपकी ऑलरेडी जो प्रीवियस नॉलेज थी उसका यूज किया था मैंने उसे समझाने में। ओके सर। हो गया, चलो तो अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी हो गई, अब बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द So the distance covered in the at a instant displacement happened in very small interval of time. आप ऐसे समझ लीजिए, एवरेज वेलोसिटी ही है ये, बट फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए जो आप एवरेज वेलोसिटी यूज निकालोगे, वो बेसिकली क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आई बात? सर यहाँ एवरेज वेलोसिटी लिख के वेलोसिटी भी तो लिख सकते थे। बेटा वेलोसिटी तो हमने डिफाइन किया ही नहीं ना न्यूमेरिकली। हमने क्या डिफाइन किया? एवरेज वेलोसिटी डिफाइन किया। हाँ सर। तो मैं न्यूमेरिकली कैसे डिफाइन करूंगा बिना एवरेज लिखे हुए? ठीक है, ओके सर। डेफिनेशन वेलोसिटी की तो ऐसा है ही नहीं कुछ खास, राइट? डेफिनेशन सही मायने तो सिर्फ एवरेज वेलोसिटी की है। हाँ सर। तो वही डेफिनेशन यूज करनी है, पर बहुत छोटे टाइम इंटरवल पर यूज करनी है। तो मतलब आपका जो v हो जाएगा, इसमें अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो मतलब ऑटोमेटिकली इंस्टेंटेनियस है। लेकिन अगर आपको एक ही सेंटेंस में इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों के बारे में बात करनी, तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, ठीक है। v इंस्टेंटेनियस इज नथिंग बट, ये अभी भी क्या है सर? ये अभी भी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी ही है, पर इसमें टाइम इंटरवल बहुत छोटा होना चाहिए। इसलिए कैसे लिखेंगे इसे? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, इसका मीनिंग क्या है ना। इसको हम लोग शॉर्ट में dx बाय dt भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? Yes. ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जाएगा ना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी, उसमें कभी नहीं बताया Yes, sir. जाएगा कि कौन सी वेलोसिटी बतानी है, इंस्टेंटेनियस बतानी है कि एवरेज बतानी है। तो आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, लेट्स से ऐसा लिखा हो, तो इसका मतलब कौन सी वेलोसिटी है? Sir, average velocity. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और Sir, लिखा but हो, ध्यान दीजिए ना, अगर लिखा हो वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, तो इसका मतलब क्या है? एवरेज वेलोसिटी। ध्यान दीजिए, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल। यहां पे इंटरवल दिया गया, तो कौन सी वेलोसिटी लिखोगे? एवरेज वेलोसिटी लिखोगे। एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एट एन इंस्टेंट। जब 5 सेकंड हुए, घड़ी स्टार्ट करने के बाद जब 5 सेकंड हुए, उस वक्त, उस मोमेंट पर, एट दैट मोमेंट वेलोसिटी कितनी थी? तो कौन सी वेलोसिटी बताओगे?
सर उस इंस्टेंट की वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओगे, है ना? बस यही बात है, ठीक है। सर तो उसे वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम क्यों बोलते हैं? समझ नहीं आया, क्या बोले? सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सर टाइम वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम फिर क्यों बोलते हैं? देखो, जब बोला एट 5 सेकंड, मतलब क्या है? 5 सेकंड से लेकर 5.00000000 टक 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 1, इतने इंटरवल के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है वो बता दो, ओके सर। ठीक है। मतलब एक नंबर भी बहुत छोटा इंटरवल को शो कर सकता है। क्या? सर एक होल नंबर भी बहुत छोटा टाइम इंटरवल को शो कर सकता है। बेटा होल नंबर छोटे टाइम इंटरवल, ध्यान दीजिए, टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि हम लिख ही नहीं रहे, हम बता रहे हैं कहां वो छोटा टाइम इंटरवल एज्यूम्ड है, जैसे लिखा ना एट, तो ये एज्यूम्ड है कि भैया समझ लो बहुत छोटे टाइम इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं। यस सर। पर वो छोटा टाइम इंटरवल कब का? वो इंटरवल है ना, वो तो टाइम का इंटरवल है, वो इंटरवल 1 सेकंड पे भी हो सकता था, 2 सेकंड भी हो सकता था, 5 सेकंड भी हो सकता था, 50 सेकंड भी हो सकता था। तो ये बता रहा है वो टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स पर जो आया है उस वक्त का वेलोसिटी बताओ, ठीक है। यस यस सर। मतलब जो कल पढ़ा था डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का स्लोप, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था? स्लोप निकालना, और स्लोप का मतलब था रेट ऑफ चेंज। स्लोप किसका? टेंजेंट का। अब समझो बात को, अगर अगर आपको ये ग्राफ दे दिया गया और बोला फाइंड, मान लो ये x है, ये t, एक्स टी छोड़ो, मान लीजिए ये y है, ये x है, बोला फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बोलोगे आप? पता नहीं भाई, क्यों? क्योंकि यहां के पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उसका स्लोप कुछ और आता है ना, और यहां पे ड्रॉ करता हूं तो उसका स्लोप कुछ और आता है, यस सर। यहां पर कुछ और ही आ रहा है ना, है ना? यस यस तो सर। बेसिकली अगर बोला जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको बताना पड़ेगा ना x1 पर निकालना है कि x2 पर निकालना है यस कि x3 पर निकालना है, हाँ या ना? यस तो टेंजेंट किस मोमेंट पे ड्रॉ करना है ये बता रहा है 5 सेकंड। भैया यहां पर जब इधर t था तो जब 5 सेकंड हो रहा था उस मोमेंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप बताओ, ये बोल रहा हूं, ठीक है। यस चलो, तो ये हो गया है सबका कॉपी। यस यस सर। आगे बढ़ते हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्लियर, एवरेज वेलोसिटी क्लियर। अब बात करते हैं फिर स्पीड की। स्पीड भी दो तरीके के हैं, कौन कौन से? एवरेज स्पीड और इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना? तो पहले पढ़ते हैं एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड कितनी होती है भाई, तो बता। देखो, एवरेज स्पीड का मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना? अब इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब क्या हुआ?
क्योंकि यहाँ पर अगर कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल घुसेगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैं उस कंफ्यूजन को एड्रेस करना चाह रहा हूँ। ये रहा मेरा पॉइंट ए, ये रहा मेरा पॉइंट बी। मैंने डिसाइड किया पॉइंट ए से बी जाते वक्त कि मैं ये वाला पर्टिकुलर पाथ लूंगा, है ना। तो इस पाथ की जो लेंथ है वो हो जाएगा मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मुझसे बोला गया नहीं, मुझे बताओ कि यहां से लेकर यहां तक का एवरेज स्पीड कितना है। ठीक है, ओके सर। P से लेकर Q तक का एवरेज स्पीड बताओ। तो आप बोलोगे सर पाथ लेंथ तो ये पूरा है, इसको मैं पूरे टाइम से डिवाइड करता हूँ मुझे एवरेज स्पीड मिलती है, अब मैं P से लेकर Q के बीच में एवरेज स्पीड कैसे बताऊं। कई लोग ऐसे फालतू बातें कर सकते हैं। तो भाई समझो, जब बात की गई P से Q के बीच में तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया ना, यस सर। और ये फाइनल हो गया। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, पाथ लेंथ हो गया। पाथ लेंथ। और इसके बीच में जो टाइम लगा वो हो गया टाइम इंटरवल, तो वो यूज करोगे, है ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ टाइम इंटरवल डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल्टा। डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से, क्योंकि पाथ लेंथ है ना, डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। ये क्या हो गया, एवरेज स्पीड। ठीक है, देखो स्पीड के लिए हम लोग कोई अलग से नोटेशन नहीं है, कोई मतलब आप किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट अलग से एक क्या बोलते हैं, जैसे वेलोसिटी के लिए वी है ना, एक वी का मतलब वेलोसिटी मतलब समझते हैं, टी का मतलब टाइम समझते हैं, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, उस तरीके से कुछ असाइंड नोटेशन स्पीड के लिए नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको जनरली स्पीड ही लिखते हैं। ओके सर। सो एवरेज स्पीड क्या हो गया, डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। दूसरा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। बेसिकली इट इज अगेन सेम डेफिनेशन है, एवरेज स्पीड फॉर स्मॉल टाइम, है ना। यस सर। तो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dl बाय dt। ठीक है बेटा, ठीक है। यस सर। अब देखो मैंने सबकी डेफिनेशन यहाँ लिख दी है, सबके बारे में थोड़ी बहुत बातें हमने कर ली है, अलग अलग क्वांटिटीज के बारे में। अब इन क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, ये चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके बेटा, यस सर। तो आगे बढ़ूं। Sir, जरूर जय। ठीक है, sir, हाँ बेटा बोलिए। sir, instantaneous speed में limit t tends to 0 नहीं लिखनी। बेटा यहाँ dl बाई dt लिख दिया ना, उसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू, इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग है दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा l बाय डेल्टा t। Okay, sir. Okay, sir. ये d यूज कर लिया ना यहाँ पे। अब हर बार थोड़ा ना यहीं से शुरू करेंगे, अब हमने ये सीख लिया ना, आगे से ही लिखेंगे फटाफट। ठीक है, Yes. सब समझ में आ रहा है अभी तक। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो फिर। तो अब हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन क्या क्या, सबसे पहले सबसे बेसिक डिस्टेंस एंड
डिस्प्लेसमेंट। तो इधर मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इधर लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इधर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इधर डिस्प्लेसमेंट है। सबसे पहला डिफरेंस कोई मुझे बताएगा, सबसे बेसिक वाला? Yes, sir. बोलो। It's The a scalar distance quantity. is a scalar quantity, displacement is a vector. इधर स्केलर है, इधर Vector. और कोई डिफरेंस? Yes, sir. Sir, बोलो। distance can never be negative. मैं पहले डेफिनेशन का डिफरेंस तो Sir. बता दो। दिस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, है ना? Yes, sir. और ये क्या है? दिस इज द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, किसका लेंथ? Shortest path. Shortest. शॉर्टेस्ट पाथ या स्ट्रेट पाथ, ठीक है, एक ही बात। ठीक है, वेक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा? वेक्टर का डायरेक्शन तो होगा ना, Yes. Yes, sir. डायरेक्टेड कहां से किधर, किधर से किधर? So initial to final. फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है ना? जगह हो तो लिख लेना, नहीं तो ऐसे समझ जाओगे आप लोग, है ना? और कोई डिफरेंस किसी को So समझ when traveled in a circular path, distance is never zero. The distance is always greater than displacement or equal to. सब कुछ ना आपको हल्का हल्का आता है, सही ठीक से कुछ भी नहीं आता, ऐसा लग रहा है। ठीक है, मतलब एटलीस्ट अगर पता है तो ठीक से बता नहीं पा रहे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है? स्केलर है, एक्चुअल, ठीक है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? It can be positive and zero. सबसे पहले तो अब बात, अगर आप बात कर रहे हो प्लस माइनस वगैरह की, तो आपको पहले ये तो मेंशन करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन पाथ के बारे में बात कर रहे हैं। अब स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? Yes, sir. तो इसके आगे के जो पॉइंट है वो फॉर अ स्ट्रेट लाइन लिख रहा हूँ मैं, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। अच्छा, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस ट्रेवल करें, क्या बोल सकता हूँ? इट कैन नेवर बी नेगेटिव, while displacement can be negative, positive और जीरो, है ना? Yes, sir. ध्यान दीजिए, क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो हो सकता है? हाँ, हो सकता है। Yes, sir. कैसे? अपनी जगह पे खड़े रहो। Yes. Sir, next message. एक पार्क्ड कार के बारे में सोचो, गाड़ी जो अपने पार्किंग में पार्क्ड है उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? जीरो है ना? हाँ, है ना? Yes, sir. Sir. Yes. और कुछ अगला देखिए, डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज और decrease, but distance traveled can never decrease। ठीक है, इसका क्या मतलब है समझिए। निगेटिव नहीं हो सकता अपनी जगह पर, ये डिक्रीज भी नहीं हो सकता, लगातार इंक्रीज ही होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्यों? क्योंकि भैया आपकी गाड़ी में जो ओडोमीटर जानते हो सब लोग, जिसने जो ये मेजर करता है आज तक आपकी गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है, Yes, sir. Yes, sir. उसकी रीडिंग कभी घटती है? No, sir. No. ऐसा हो सकता No, है कि आपकी कार आज, सर आज सवेरे तक तो मेरी कार ने सर सिर्फ 30,000 किलोमीटर ट्रेवल किया था, अभी शाम तक सर वो 28,000 हो गया, ऐसा होता है क्या? No, sir. हाँ,
मैं एक दिन में 2000 किलोमीटर चला सकता हूँ, पर -2000 किलोमीटर मैं नहीं चला सकता, कोई और चला सकता है, आप में से तो अलग बात है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नेवर डिक्रीज। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, जब हम सिर्फ प्लस माइनस के टर्म्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और कोई पॉइंट? कुछ नहीं? अरे आप ही लोग यूनिट ऐसा यूनिट सर ये बस अंदर से ना डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कैसे कर सकता है क्या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? सर? डिक्रीज हाँ बताते हैं। देख, ये 0 है, पार्टिकल पहले 2 पे था, फिर 8 पे गया, फिर 6 पे आ गया। तो इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ, इस पॉइंट को सी बोल देता हूँ। ए से बी तक के मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 6 मीटर हुआ। यस सर। यस सर। और ए से सी तक के मोशन के लिए कितना होगा? सर सर 4 मीटर। तो पहले डिस्प्लेसमेंट 6 था, फिर 4 हो गया। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? सर डिक्रीज हो गया। समझ में आई बात? यस सर ठीक है। और कोई डिफरेंस बता सकता है कोई? सर और ऐसे ही तो और मतलब इनिशियल पोजीशन से भी पीछे चल जाए तब तो वो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, तब तो नेगेटिव ही हो जाएगा। तो इसलिए वो तो पहले लिखा हुआ ना, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। अगला देखेंगे, फॉर अ क्लोज्ड पाथ। कोई जब ये सेंटेंस बोला तो सर्कुलर पाथ बोल दिया, क्लोज्ड पाथ बोलो। फॉर अ क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या हुआ? मतलब बंद रास्ता पूरा तरह। बंद रास्ता का मतलब ये नहीं होता बंद रास्ता। बंद रास्ता का मतलब ये हुआ इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। समझ में आई बात? यस सर। फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन। ठीक है बेटा, तब जाके क्या बोलेंगे, इसे क्लोज्ड पाथ कहेंगे। तो फॉर अ क्लोज्ड पाथ क्या होगा? डिस्टेंस मे और मे नॉट बी जीरो। मैंने नॉट इक्वल टू जीरो लिखा, मतलब जरूरी नहीं है जीरो, बट फॉर अ क्लोज्ड पाथ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज। ऑलवेज, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा, पर डिस्टेंस हो भी सकता है जीरो, हो भी सकता है ना जीरो ना हो। जीरो किस केस में हो सकता है? अगर पार्टिकल जीरो हिला का पार्टिकल हिला ही नहीं, खड़ा रह जाए। ठीक है, सर ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। तब भी तो क्लोज पाथ की डेफिनेशन में आ गया ना, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन सेम है। यस सर। ठीक है, अगर मूव करके वापस अपनी जगह पे आया तो उस केस में तो डिस्टेंस ट्रेवल जीरो होगा ही नहीं, है ना। हम लिखते हैं इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, सही है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ही क्लोज पाथ का ऑटोमेटिकली मीनिंग है कि पार्टिकल सिर्फ खड़ा नहीं है, घूम के आया है, क्योंकि पाथ होना चाहिए, राइट। यस सर। बट तो इसलिए जो लिखा है वो सही है, बट मैं उसको समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि कभी भी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो सर डिस्टेंस ट्रेवल जीरो हो ही नहीं सकता। जीरो हो सकता है अगर पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह पे खड़ा है, उसके से तो जीरो हो जाएगा ना डिस्टेंस ट्रेवल, है ना। यस सर। चलो फिर कॉपी कर लो। एक और है, वो डिफरेंस नहीं है, वो नीचे दोनों के बीच में ऐसे लिख लेना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड is always greater than or equal to magnitude of displacement, है ना। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड लगाना जरूरी है। सर मैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तो आप वेक्टर और स्केलर को कंपेयर कैसे कर रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। इसके नीचे यहाँ पे ऐसे लिखना, ठीक है, वो चीज, वो लाइन जो यहाँ लिखी है ना, वो इधर लिख लेना। तो दोनों का ऐसा यूनिट और सीरियस यूनिट तो सेम ऐसा है। यूनिट तो दोनों का मीटर पर सेकंड है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसलिए तो कंपेयर कर रहे हैं दोनों का, अदरवाइज कंपेयर ही क्यों करते? सॉरी मीटर है, मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर। कंपेयर ही क्यों कर देता भाई? आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. चलो, सो नेक्स्ट हम डिस्टिंग्विश किसके बीच में करेंगे? वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना, ठीक है? ये सेकंड है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे यहाँ पर? सर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर है और ये स्केलर। स्केलर है। अब वेक्टर लिखो तो डायरेक्शन लिख लो, डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होगा। समझ में आई बात? यस। क्योंकि ये है क्या एक्चुअली? v है क्या? दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है ना, तो वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो सेम होना ही पड़ेगा ना। यस सर। है ना? ओके, नेक्स्ट। और क्या डिफरेंस लिखा था पिछली बार, उससे कंपेयर करके लिखते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड? शॉर्टेस्ट पाथ बाय टाइम, और एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? टोटल पाथ लेंथ बाय एक्चुअल पाथ, टोटल नहीं लिखना, Actual पहले length. एक्चुअल, ठीक है? एक्चुअल पाथ बाय टाइम, है ना? और क्या डिफरेंस पीछे वाले से कंपेयर कर लेते हैं, है ना? बिल्कुल सही बात है। एवरेज वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है ना बेटा? यस सर। एंड एवरेज स्पीड क्या होगा? सर मे बी जीरो और मे नॉट Positive. बी नेगेटिव। एवरेज स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। जीरो हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, अगर पार्टिकल चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा है ना? जैसे कि कोरोना के टाइम पे सब लोगों की दिन भर की एवरेज स्पीड कितनी है? जीरो, घर के अंदर ही बैठे हैं, है ना? चलो आगे बढ़े। तो वहाँ पे आप मे नॉट बी नेगेटिव। हाँ, मे नॉट बी, ये मे कैन नॉट बी नेगेटिव लिखना यार, ये भी, यस। ठीक है? इट कैन नेवर बी नेगेटिव। और कुछ डिफरेंस बता सकते हो पिछले वाले को? एवरेज वेलोसिटी कैन डिक्रीज एंड इंक्रीज। देखो ये ना यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी को क्या इंक्रीज डिक्रीज होगा यार? वो तो मतलब एवरेज वेलोसिटी तो एक बार मोशन के लिए फिक्स्ड ही ना, ये स्टेटमेंट ही सही नहीं है, ठीक है? यहाँ पे वैलिड नहीं है, ठीक है? इसके लिए अगला क्या होगा? So for closed path, It it is is always zero. zero for a closed path. It is not zero even for closed path, है ना? यस। और कोई बच गया क्या इधर? यस सर, वो स्पीड। हाँ, अब डिफरेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? यहां पर मैं लिख रहा हूं कि एवरेज वेलोसिटी जो है बेटा,
इसको तो कंपेयर कर नहीं सकते, इसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं। किससे? एवरेज स्पीड से। इट इज लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड। ठीक है बेटा? यस सर। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड से कम हो सकता है, कम ही होगा। इक्वल कब होगा? अगर जब दोनों का पार्टिकल, अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट का Rest मैग्नीट्यूड और होगा। वो इक्वल हो, यस है ना? Rest. समझ में आई बात? यस Yes, sir. आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. और किसके बीच में डिफरेंस लिख सकते हो? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है? सबसे पहले तो डेफिनेशन। ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है ना? और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Initial to final. इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, है ना? while instantaneous velocity क्या होगा? It is directed from क्या? Directed from नहीं, directed along The direction of the tangent to the path। ठीक है? कहने का मतलब क्या है? मान लेते हैं पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, तो इस मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी तो सीधे ए से बी पॉइंट करेगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन होगी। यहाँ पर इस तरफ होगी, यहाँ पर इस तरफ होगी, यहाँ पर इस तरफ होगी। समझ में आई बात? है ना? सर अगर स्ट्रेट पाथ में हो तो दोनों का सेम हो जाएगा, लेकिन वो तो अलग चीज हो गई ना। मैं यस बोल रहा हूँ डिफरेंस तो है ना ये। अगला, यस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एट अ मोमेंट। ठीक है? जबकि एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड फॉर अ टाइम इंटरवल, है ना? और कोई डिफरेंस जानते हो? और कोई डिफरेंस जानते हो? नहीं जानते? कुछ नहीं जानते? सर इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज। वो तो आप बाद में आएंगे। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is simply equal to instantaneous speed, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ये क्या होता है? इट इज लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड, है ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है, सिर्फ डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होता है। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है? बाकी तो कोई डिफरेंस मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इनके बीच में। मैग्नीट्यूड हो गया, मे बी परसेंटेज। ठीक, अच्छा। फॉर अ क्लोज्ड पाथ, instantaneous velocity need not to be 0
एट एनी इंस्टेंट। जरूरी नहीं है कि क्लोज पाथ है तो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी ना कभी जीरो होना ही पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल एक राउंड लगा के वापस आता है तो किसी भी मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो नहीं होती है ना, इससे चेंज होती है। जबकि इट इज इक्वल टू जीरो फॉर अ क्लोज्ड पाथ। ध्यान दीजिएगा, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूरे के पूरे टाइम इंटरवल के लिए हर एक पॉइंट पे जीरो है तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल रेस्ट पर है ना। जबकि अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो उस पार्टिकल रेस्ट को होना जरूरी नहीं, बस घूम फिर के वापस अपनी जगह पर आ गया, इतना ही वो कहना है ना बेटा। यस सर, यस सर ये पॉइंट आरिफ को समझा दीजिए। देखिए अगले पेज पे समझा रहा हूं। मान लेते हैं ये क्लोज्ड पाथ है। क्लोज्ड पाथ में ये मैंने एक कोई भी क्लोज्ड पाथ ले सकता हूं, मैंने सिंपलेस्ट क्लोज्ड पाथ लिया सर्कल। यस पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी स्पीड हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती, पढ़ा है आप लोगों ने, यस है ना। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हुई क्या एक बार भी? नहीं हुई, पर फिर भी जब घूम फिर के वापस अपनी जगह पर आया, पाथ तो क्लोज हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, पर यस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक बार भी जीरो नहीं हुई। हाँ, एवरेज वेलोसिटी इसमें हमेशा जीरो ही रहेगी अगर पूरा क्लोज पाथ हो गया तो, हाँ या ना। यस यही चीज समझा रहे हैं। और अगर हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है, मतलब किसी मोमेंट में देखो कि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है, मतलब पार्टिकल मूव ही नहीं किया एक बार भी, यस है ना। टेंजेंट बनाई। लेकिन अगर एक मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 5 सेकंड तक लगातार इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है, मतलब इस पूरे के पूरे 5 सेकंड के लिए पार्टिकल मूव नहीं किया। यस सर लेकिन अगर मैं बोलूं इस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो हो सकता है पार्टिकल मूव करके ऐसे घूम के आ गया 5 सेकंड बाद, हाँ या यस ना? तो दोनों इस मामले में अलग है, ठीक है बेटा। ओके सर यस कॉपी कर लो, हो गया, आगे बढ़ो। यस सर डन ओके, ये क्या है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या लिखोगे, सिंपल सी बात है, इट इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल एंड इट इज डिफाइंड एट एन इंस्टेंट, है ना। सबसे पहले तो यही है डिफरेंस, डेफिनेशन ही अलग अलग है। दूसरी चीज क्या है कि जो एवरेज स्पीड है वही जो पिछले वाले में लिखा हुआ वापस लिख रहा हूं, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, व्हाइल इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस पॉइंट को एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। मुझे लगा था आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन पूछोगे, किसी ने पूछा नहीं। ध्यान दीजिए, अगर पार्टिकल इस पाथ के लॉन्ग जा रहा है, यहां पे लेट से t इज इक्वल टू 0 सेकंड है, यहां पे लेट से t इज इक्वल टू 10 सेकंड, ठीक है। तो इसकी लेंथ l है, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लेट से s है। हमें पता है s इज लेस देन इक्वल टू l, देयरफॉर s बाय टोटल टाइम इंटरवल t इज लेस देन इक्वल टू लेंथ बाय टाइम इंटरवल t, है ना। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड। यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को, नो सर, नो सर ये चीज प्रूव हो गया। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करें तो इंस्टेंटेनियस कैसे डिफाइन है, एक मोमेंट पे डिफाइन है। उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे यार पार्टिकल का इस मोमेंट पे वेलोसिटी बताओ। अब इस मोमेंट पे वेलोसिटी का मतलब क्या है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, उस इंटरवल में पार्टिकल यहां से लेट से यहां गया, बहुत छोटा ही है, डिस्टेंस में इतना छोटा है कि हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन दोनों इंटरवल्स के बीच में पाथ कैसा, स्ट्रेट लाइन है,
Yes, sir. स्ट्रेट लाइन पाथ में मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो ds है और जो dl है दोनों इक्वल हो जाएंगे, Yes, sir. और क्योंकि Yes, ये sir. पाथ टेंजेंटिकल होंगे, वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन भी टेंजेंटिकल होगा, आ गया, तो एक तो Yes, टेंजेंट sir. वाला प्रूफ हो गया। दूसरा ds और dl बराबर है, इसका मतलब ds by dt इज इक्वल टू dl by dt है, Yes, sir. इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये ठीक है, Yes. सारे डिफरेंसेस हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इन पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है बेटा? तो उसमें हम लोग का थोड़ा डिफरेंशिएशन भी लगेगा। डिफरेंशिएशन तो उसका अगले में होगा ना, ओके। ठीक है? आगे बढ़ूं, सॉरी आगे क्या पढ़ना है, क्लास तो खत्म हो गई ना, चलो फिर टाटा बाय बाय, कॉपी कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सबको समझ में आया ना आज? यस सर, समझ में आया, बस रिवाइज करिए। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय सर।